ये आपके दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। और सुबह के टाइम आप लोग देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं दैनिक जागरण में, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूँ कि जो संपादकीय पाठ है, इस तरह के जो एडिटोरियल्स होते हैं, वो आपके प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में और आपको एक सामान्य जानकारी भी हर जगह मदद पहुंचाते हैं। तो आर्टिकल आप लोग पढ़ा करिएगा। ये संघीय संरचना पर आघात। तो भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय मानी जाती है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि शक्ति का संतुलन संघ के पक्ष में झुका है। संघ के पास ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी राजनीति, सामाजिक संरचना और आर्थिकी को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य सरकार के कामकाज में संवैधानिक विचलन की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्रदान करता है। इतिहास गवाह है कि केंद्र में सत्तारूढ़ रहे राजनीतिक दल ने इस अनुच्छेद का मनमाना इस्तेमाल किया है और सभी ने, चाहे आप देखते हैं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और आप देखते हैं कि कांग्रेस ने शुरू किया था इसका उपयोग सबसे पहले। और आप देखेंगे भाजपा भी कोई अपवाद नहीं है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति राजनीतिक दलों को राज्य में अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप अपना भविष्य संवारने की गुंजाइश देती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जैसी इस एजेंसियों के दुरुपयोग से भी केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अस्थिर करने की तिकड़में की जा रही हैं। मौजूदा सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, उससे किसी को कोई संदेह नहीं रह जाता कि राज्य में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 पीएमएलए का सहारा लिया जा रहा है और इससे राजनीतिक अराजकता और संघीय ढांचे के समक्ष अस्थिरता उत्पन्न हुई है। राज्यों के राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए खासतौर से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक का हाल में इसके उदाहरण दिखे हैं। नेताओं के दरवाजे पर ईडी की दस्तक के साथ उन्हें डराया जा रहा है। भयादोहन से उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए विवश किया जा रहा है और कोई भी नेता इस स्थिति में नहीं फंसना चाहता है और इसमें पुलिस कस्टडी से लेकर न्यायिक हिरासत तक के पेच शामिल हैं। कई बार कानूनी प्रावधानों को तोड़ मरोड़ कर झूठे आरोप लगाकर और संदिग्ध मामलों में फंसाकर भी भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। और कुछ प्रमुख नेताओं के खिलाफ राजनीतिक व्यूह रचना में तो ईडी का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि चुनी हुई सरकारें गिर गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को इसी तरह गिराया गया है। कांग्रेस नेता अशोक चौहान का बीते दिनों भाजपा में शामिल होना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है और भाजपा के साथ उनके जुड़ाव के पीछे उनके विरुद्ध चल रहे लंबित मामले भी हो सकते हैं। झारखंड के मामले में तो ईडी का दुरुपयोग और भी गंभीर है। हेमंत सोरेन पर आप देखेंगे कि 8.5 करोड़ रुपए की बेनामी जमीन रखने का आरोप है और उन्होंने यह 1978 में और 1988 में हत्याई, जब वह बालिग भी नहीं हुए थे। और जिस जमीन का मुद्दा है वह किसी गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। ईडी का वह दावा तो बहुत दिलचस्प है और उसमें समय पर राजस्व रजिस्टर हासिल कर लिया, अन्यथा उसमें हेमंत सोरेन का नाम डाल दिया गया होता। और इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जांच के बाद जमीन पहले ही उसके वास्तविक आदिवासी मालिक को सौंप दी गई है। पीएमएलए के प्रावधानों के उलट ईडी ने अब उन मामलों को भी जांच शुरू कर दी है जो राज्य सरकार की जांच एजेंसियों के दायरे में आते हैं। इनमें से किसी भी आरोप को देखें तो स्वीकारोक्ति के बावजूद वह पीएमएलए के तहत अधिसूचित नहीं होता है, फिर भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। राज्यपाल भी केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका में है और वे केंद्र के राजनीतिक एवं हिंदुत्व दोनों एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। वे सार्वजनिक बयानबाजी करते रहते हैं और विधायी मामलों पर राज्य सरकारों के साथ सहयोग नहीं करते हैं। और आप देखिए अपनी गतिविधियों से वे राज्य सरकारों को अस्थिर करने की मंशा से ही प्रेरित कर लगते हैं। नीतिगत मोर्चे पर भी राज्यों को परेशान किया जा रहा है और शिक्षा का ही उदाहरण लीजिए। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है लेकिन उसमें केंद्र का वर्चस्व है। शिक्षा के मोर्चे पर संघ से सामता न रखने वाले राज्य की कोई भी नीति व्यापक रूप से निष्प्रभावी मानी जाती है। परिणाम स्वरूप स्कूली और उच्च शिक्षा के मामले में केंद्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है और इसके चलते केंद्र सरकार इतिहास को विरूपित करने के साथ ही नई पीढ़ी को हिंदुत्व के रंग में रंग रही है। यहाँ तक कि हमारी अर्ध संघीय संरचना भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। संघ के वित्तीय साधनों का वितरण भी वित्त आयोग द्वारा किया गया है और अनुच्छेद 280 को पढ़ेंगे तो वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, डेट आप लोगों को बताना है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाजन योग्य संघित केंद्रीय करों का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा, लेकिन राज्यों को 32% आवंटन हो रहा है क्योंकि अधिभार और उपकरों में राज्यों की कोई भागीदारी नहीं होती है। चूंकि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा
जीडीपी के 5.8% के दायरे में है और ऐसे आसार हैं कि चालू वित्त वर्ष में उसे बजट अनुमान से अधिक आधारी लेनी पड़ेगी तो संभव है कि वह राज्यों के उधार लेने की एक सीमा निर्धारित कर दे। और समानता और सामाजिक न्याय जैसे व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में केंद्र की जिम्मेदारी कहीं बड़ी है, लेकिन वह यह भी विचार करे कि राज्यों को उनकी वित्तीय नीतियां निर्धारित करने की पर्याप्त गुंजाइश मिले ताकि वे अपने निवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप नीति बना सकें। और इसमें केंद्र की विफलता देश में सामाजिक संकेतकों की निराशाजनक स्थिति के रूप में झलकती है। केंद्र ने ऐसा आर्थिक मॉडल अपनाया हुआ है जिसमें संपन्न वर्ग और संपन्न होता जा रहा तो वंचित वर्ग लाभ नहीं उठा पा रहा है क्योंकि राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है। सरकारी संघवाद केवल बार बार दोहराया जाने वाला वादा ना होकर वास्तविकता के धरातल पर भी उतरे हैं। इसमें बेहद आर्थिक स्थायित्व के साथ ही प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं एवं आपदे की प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा जाए। राज्यों को केंद्र के राजनीतिक आधिपत्य के साथ ही आर्थिक प्रभुता भी झेलनी पड़ रही है। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था और समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास मॉडल के विपरीत राज्य अब केंद्र की दया के मुमताज बनकर रह गए हैं। केंद्र द्वारा जिस प्रकार आप देखिए संघीय ढांचे पर आघात किया जा रहा है उसमें हमारे संविधान की आभा छीज रही है और अगर भारत को विकसित बनाना है तो यह रवैया अब बदलना होगा। लेखक हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कपिल सिब्बल के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए आप लोग इस सवाल मुझसे भी पूछते रहते हैं, क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता है? राष्ट्रपति का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल आप देखते एक तरह से आप देखिए केंद्र में आप लोग राष्ट्रपति देखते हैं, उसी तरह आप लोग राज्यों में राज्यपाल देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सरकार की सिफारिश पर करता है और कई बार आप देखते हैं कि अपने नेताओं को राज्यपाल बना दिया जाता है। अभी आप लोग चले जाइए कर्नाटक में, चले जाइए थावरचंद गहलोत, वो बीजेपी के नेता रहे हैं, तो आप सोचिए वो तो अपनी विचारधारा से काम करेंगे, जो उनकी सरकार कहेगी वही केंद्र सरकार उनके नेता करेंगे, वही करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि वहाँ राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच टकराव होता रहता है। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं, तमिलनाडु में चले जाइए आप लोग, केरल में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, है आप लोग तेलंगाना में चले जाइए, और कभी आपने सुना है मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कभी टकराव नहीं देखा होगा, क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो वहाँ टकराव नहीं होता है। तो इन सब का दुरुपयोग होता है, लेकिन हर मामले में दुरुपयोग होता है ये कह देना भी गलत है। और जब कांग्रेस थी तो वो भी दुरुपयोग करती थी और आज बीजेपी है तो ये भी दुरुपयोग कर रही है। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इन एजेंसियों के बारे में भी याद रखा करिएगा। भारतीयता की सही अवधारणा, भारतीयता एक मनोदशा है और इसे समझने के लिए हमें भारतीय मानस को समझना होगा। यह सिर्फ ज्ञान का ही नहीं बल्कि भावना का प्रश्न है, इसमें जड़ों की भी तलाश सम्मिलित है। आज इसके लिए कई विचार दृष्टियां उपलब्ध हैं जिनमें पश्चात दृष्टि निश्चित रूप से प्रबल है। गुलामी काल में बनाई गई छवि या आत्मबोध ने बड़ाई हमारी एक इबारत गढ़ी है जो हमें औपनिवेशिक शिक्षा द्वारा आत्मसात कराई गई है और इस क्रम में अंग्रेजी राज का अन्य भारतीय जनों द्वारा आत्म के रूप में अंगीकार किया गया। वेशभूषा, राजकाज और बात व्यवहार में अंग्रेजियत अभिजात और श्रेष्ठ होने का पर्याय और देसी भारतीय द्वयम दर्जे का बना दिया गया है और अंग्रेजों ने भारत को इंडिया बना दिया। हमने भी संविधान में वैसे ही तर्क किया, इंडिया दैट इज भारत। भारत और भारतीयता विमर्श की चुनौती अब तब और कठिन हो जाती है जब हम भारत की अपनी देशज दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। यह भारत दृष्टि एक देशज दृष्टि है जो मैं और तुम की कोटियों से ऊपर उठकर समग्र दृष्टि को समेटने वाली है। समग्रता, जीवन की पूर्णता, कर्म की भावना, समष्टि की उन्नति, भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता बोध से समन्वित इस व्यापक विचार की कई सीमाएं हैं और वस्तुतः विचार और वास्तविक सत्य या अमूर्त और मूर्त की कोटियां एक दूसरे को स्पर्श करती और गढ़ती हैं। भूत व वर्तमान भविष्य बहुत हद तक आप देखिए कामचलाऊ भेद हैं जो देश काल के भीतर अनिवार्यता बनते बिगड़ते रहते हैं। भविष्य क्रमशः वर्तमान होता जाता है और वर्तमान भूत में तब्दील होने को तत्पर रहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वाचिक परंपरा से आगे और उसके ह्रास के साथ अब बौद्धिक संकल्प और तकनीकी सहयोग न केवल इनकी प्रस्तुति तय करते हैं बल्कि इन तक हमारी पहुंच को घटाते बढ़ाते रहते हैं और पुनरीक्षण पुनर्रचना का अवसर देते हैं। साथ ही आप देखिए वे अवसर
के अनुकूल अपनी हित सिद्धि के लिए सामग्री को गोपनीय दस्तावेज कहकर प्रतिबंधित भी करते हैं। अतः आज के युग में हमारी अनुबंधित नीति हो गई है। हम स्वयं को सतत आविष्कृत, परिभाषित और परिसीमित करते रहे हैं और उसे अपने और दूसरों के लिए सतत प्रमाणित और विचारित भी करते रहे हैं। स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए भी इस तरह का उद्यम सामाजिक अस्तित्व की एक अनिवार्यता सी हो रही है। कहना ना होगा कि सांस्कृतिक परंपरा का संवर्धन इसी प्रकार के ज्ञान आख्यान की विचलित प्रथाओं के अंतर्गत होने लगा है और जिसे आंतरिक और बाह्य शक्तियों संयोजित करती हैं। और पेटेंट के इस वर्तमान दौर में यह स्पष्ट एक तरह की खरीद फरोख्त जैसी प्रक्रिया होती जा रही है। अब ज्ञान से मुक्ति की कामना निरपेक्ष ना होकर सशर्त ही संभव है और भारतीयता की अवधारणा भारत से अविभाज्य रूप से संप्रक्त है, जो निश्चित ही पृथ्वी का एक भूभाग भी है, पर वह भूभाग मात्र ही नहीं है। भारतीयों के लिए वह मुख्यतः विचार तथा भाव का पवित्र विषय है। वह हमारी चेतना या सांस्कृतिक आत्मबोध का नियामक एक प्राथमिक अंश है। स्वाभाविक है कि भारत की स्थिति परिस्थिति और अनुभूति का सत्य निरपेक्ष और आशून्य न होकर दृष्टापेक्षक और भावक की पृष्ठभूमि यानी कि वैचारिक तैयारी और संलग्नता पर निर्भर है। मनुष्य की वाचिक ढंग की प्राचीनतम रचना वेद के समय से ही भारत वसुंधरा की छवि जीवनदायिनी माता के रूप में संकल्पित की जाती रही है और हाड़ मांस का बच्चा माता के शरीर से निर्मित होता है और गर्भ में उसके रक्त से पलता है, आकार पाता है और जन्म के उपयुक्त उसके दूध के आहार पर जीता है। माता की उपस्थिति संतति की अपरिहार्यता है और यज्ञ माता और संतति के मध्य यह स्वाभाविक संबंध एक चिरंतन सत्य है और तथापि इस संबंध को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश, रुचि और लाभ के मद्देनजर भिन्न भिन्न अर्थ देता रहता है। फलता विभिन्न कालखंडों में सामाजिक यथार्थ और स्मृति के रूप में अस्मिता निर्मित अलग अलग रूप लेती रहती हैं, या फिर आप देखिए कि उसके अलग अलग पक्षों पर बल दिया जाता रहा और ऐसे में भिन्न भिन्न प्रेरणाएं उदित और अस्त होती रही हैं। कुछ भू क्षेत्रों में समाज के स्तर पर विशिष्ट प्रवृत्तियां भी परिलक्षित हुई हैं। विश्व पटल पर दृष्टिपात करें तो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी और हिंसा तथा शोषण के प्रेशर देने की प्रवृत्ति का कुछ क्षेत्रों में बहुल इस परिघटना का प्रमाण देते आ रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सभ्यता और संस्कृति की सतत प्रभावमान मानवीय गाथा में अनेक प्रवृत्तियों का संघात मिलता है और इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही धाराओं को आकार मिलता रहा है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर भारतीय इतिहास का आरंभ आर्य अनार्य के जातीय संघर्ष की कथा के साथ करते हैं। वह भारतीय महाकाव्यों की सृजनात्मक, सामाजिक ऐतिहासिकता पर विचार करते हैं। गुरुदेव का सूत्र वाक्य है कि बहुत्र के बीच अपने आप को बिखराना भारतवर्ष का स्वभाव नहीं है। वह एक को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए बहुल को एकत्व में संयत करना ही उसकी साधना है। भारत की अंतरतम सत्य प्रकृति स्वयं उसे निरर्थक बहुत के भीषण युग से बचाएगी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयता पर भी उचित ही टिप्पणी करते हैं कि अपने को त्याग करके दूसरों का अनुगमन जिस तरह निष्फल भिक्षुकता है, उसी तरह दूसरों का त्याग करके अपने को संकुचित करना दारिद्र्य है और चरम दुर्गति है। और उनकी राय में अपने देश में सर्व देशों को और सर्व देशों के बीच ही अपने देश को सत्य के रूप में पाया जा सकता है। लेखक, शिक्षाविद और पूर्व कुलपति हैं। देखिए, हिंदी, शुद्ध हिंदी यही होती है। ग्रीस और मिस्र के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। विचार की शक्ति, तो विचारों में प्रचंड शक्ति होती है। उत्कृष्ट विचारों की शक्ति से नरक को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है, जाना संभव है। उच्च विचारों में मन को निमग्न रखना महापुरुषों का स्वाभाविक लक्षण होता है। इसके फलस्वरूप ही वे प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना देते हैं। विचार से ही आचार का निर्माण होता है। मनुष्य के जीवन में उत्थान, पतन, सम्मान, अपमान, सफलता, असफलता का मुख्य कारण पवित्र एवं सृजनकारी विचार तथा प्रदूषित एवं विध्वंसकारी विचार होते हैं। विचार का संबंध मन से होता है। मन में हर पल विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अशुभ विचारों को छोड़कर जो शुभ विचारों को मन में स्थापित करने का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और उनका स्तर महापुरुषों जैसा हो जाता है। हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे मन को प्रभावित करती हैं। वे उसी अनुरूप सोचने समझने के लिए हमें सदा विवश करती रहती हैं। लेकिन महापुरुष परिस्थितियों के दास न बनकर अपने सोच चिंतन से परिस्थितियों को अपना दास बनाकर निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। खून के रिश्ते से ज़्यादा प्रभावशाली रिश्ता विचारों का होता है। इसी कारण संतों के उत्कृष्ट विचारों पर लाखों करोड़ों अनुयायी पग बढ़ाते हैं। गई गुजरी, पतन, पराभव जैसी दयनीय स्थितियों से निजात पाकर जीवन को सार्थक
बनाने में सफल होते हैं। विचारों द्वारा ही क्रांति लाई जाती है और इससे समाज, देश में जनता जनार्दन के हित में बड़े बड़े परिवर्तन किए जाते हैं। सो विचारों से ही स्वयं को पतन पराभव से उबारा जा सकता है। विचारों के कारण व्यक्ति सफलता के शीर्ष सोपान पर चढ़ते हैं और ख्याति के परचम फहराते हैं एवं सम्मान पाते हैं। वहीं निष्कृष्ट विचारों के कारण व्यक्ति पतन के गहरे गर्त में गिरकर नरकीय यातनाएं सहते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, सीखा करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। और मैं कह रहा हूँ ना कि कमी तो हमेशा बनी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी जिंदगी में। जो हमारे पास है उसका अवसर ढूंढिए उसमें, और उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं वही करिए आप। प्रधानमंत्री का भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह एक बार फिर कहा कि वह भाजपा अपने बलबूते पर 370 सीटें जीतेगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग 400 से अधिक सीटें हासिल करेगी। यानी कि किसकी बात हो रही है? लोकसभा चुनाव की बात हो रही, 543 सीटों में से। और उससे यह स्पष्ट है कि वह आत्मविश्वास से भरे हैं और तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर सुनिश्चित हैं। मौजूदा स्थितियों में मोदी का तीसरी बार सत्ता में लौटना इसलिए आसान दिख रहा है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। उसे नेतृत्व दे सकने वाली कांग्रेस अपनी नीति तय नहीं कर पा रही है। कुछ समय पहले जो INDI भाजपा का मुकाबला करता दिख रहा था वह बिखराव और टूट कर ग्रस्त है। यह ठीक है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हमलावर हैं, वे कई समस्याओं का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वह यह बता सकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उनके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है। और आप देखेंगे कांग्रेस की एक अन्य समस्या यह भी है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। इन स्थितियों में आम चुनाव की घोषणा के पहले ही यह वातावरण निर्मित हो रहा है कि भाजपा का फिर से सत्ता में लौटना मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि वह सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराए, उनका भरोसा जीतें, उससे यह भी स्पष्ट है कि वह अनुकूल माहौल के बावजूद कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। मोदी ने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा है कि तीसरी पारी में कई क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं है संभावित क्रांतिकारी फैसले कौन से होंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों का मोदी सरकार का अनुभव यही बताता है कि तीसरे कार्यकाल में देश की दिशा और दशा में निर्णायक बदलाव लाने वाले फैसले लिए जाएंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे फैसलों की आवश्यकता भी है और इससे इनकार नहीं है कि पिछले 10 सालों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री यह कहना सही है कि उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का बड़ा और साहसिक फैसला हुआ। राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी है। भले ही राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, लेकिन इतनी शीघ्र निर्माण इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार थी। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है। उनका यह कथन सत्य है कि लेकिन यह भी एक सच्चाई कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जस्त का तस्त बना हुआ है। और एक बात आप खुद देखिए कि बीजेपी जोड़ रही है लोगों को, हर नेता को अपने आप में ले रही है, और आप देखते हैं कि गठबंधन बिखर रहा है, तो नुकसान तो होगा ही, बीजेपी को फायदा होगा। यात्री सुविधाएं। उत्तराखंड में 4 धाम की दृष्टिगत यात्री सुविधाएं विकसित करना समय की मांग है। यात्रा मार्ग पर यात्री सुविधाएं विकसित करने से यात्रा न केवल सुगम और सरल होगी बल्कि पर्यटन और तीर्थाटन को भी गति मिलेगी। 4 धाम यात्रा पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। गत वर्ष रिकॉर्ड संख्या में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम में दर्शन किए। यह संख्या हर वर्ष बढ़ने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के पर्यटन स्थलों में भी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यात्रा काल में स्थिति यह रहती है कि होटल अतिथि गृह पूरी तरह भरे रहते हैं। कई दिनों पहले इनकी बुकिंग हो जाती है और इससे कई बार यात्रियों को वाहन में ही रात गुजारनी पड़ती है। मार्गों पर यात्री सुविधाओं का अभाव भी रहता है। पर्वतीय कस्बे छोटे होते हैं और भौगोलिक दृष्टि से यहाँ बड़ी पार्किंग संभव नहीं होती है। पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से वाहन सड़कों पर खड़े रहते हैं, इससे यातायात प्रभावित होता है। इसे देखते हुए लंबे समय से यात्रा मार्गों पर यात्री सुविधाएं विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। 4 धाम ऑल वेदर रोड के निर्माण के दौरान इन मार्गों पर जगह जगह डंपिंग जोन बनाए गए हैं, जहां सड़कों को चौड़ा करने को पहाड़ काटकर निकलने वाला मलबा डाला जाता है। अब ये छोटे मैदानों का रूप ले चुके हैं। ऐसे में ये स्थान यात्री सुविधाएं विकसित करने के दृष्टिकोण से उपयुक्त हैं। लोक निर्माण विभाग ने इन डंपिंग जोन में बने स्थानों पर यात्री सुविधाएं विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और आप देखिए यह एक अच्छी पहल है। अब सरकार को विभागों को निर्देशित करना चाहिए कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले इन स्थानों पर कम से कम अस्थायी यात्री सुविधाएं विकसित कर ली जाएं। इससे यात्रियों की परेशानी कम होगी। जागरूकता से बढ़ेगा अंगदान। और देखिए एक बात मैंने आप लोगों से बोला, जैसे मान लीजिए मेरी कहीं आप देखते हैं किसी एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब आप देखिए मेरे शरीर का कोई अंग है,
इसे मेरे परिवार के काम तो नहीं आएगा, वो जाके दफना देंगे। अगर मैं दान कर देता है, मेरा परिवार दान कर देता है, तो कई लोगों की जिंदगियों मिल जाएंगी, कई लोगों को, तो अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। तो हमारे देश में एक कम प्रथा है। अंगदान को प्रोत्साहन देने के प्रयासों की दिशा में उड़ीसा सरकार ने सराहनीय पहल की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आह्वान किया है कि उनके प्रदेश में अंगदान करने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार अब राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यह नहीं, राज्य सरकार अंगदान करने वालों के परिजनों के को मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए भी देगी। यहाँ पूर्ण राजकीय सम्मान का मतलब है कि अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से की जाएंगी, जिसमें शरीर को तिरंगे में लपेटना और 21 तोपों की सलामी देना भी शामिल है। उड़ीसा की इस तरह की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पहल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत मानव अंगों की गंभीर कमी से जूझ रहा है। अंगों की मांग उपलब्ध आपूर्ति से कहीं अधिक है। देश में अंगदान करने वालों की दर प्रति 10 लाख आबादी पर एक डोनर से भी कम है। यह अमेरिकी और स्पेन जैसे देशों की तुलना में आप देखते हैं कि बहुत कम है, जहां प्रति 10 लाख लोगों में से 40 डोनर है। दुखद बात है कि प्रत्येक दिन अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में औसतन 17 लोगों की जान चली जाती है। हम जीवन बचाने में अंगदान के संभावित प्रभाव के बारे में अनभिज्ञ हैं। इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं जटिलता की एक और परत जोड़ती हैं। भारत के विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य के कारण अंगदान के प्रति दृष्टिकोण व्यापक रूप से भिन्न भिन्न है। इसके इतर अवैध अंग व्यापार की रिपोर्ट वैध अंग में भाग लेने को से हतोत्साहित करती है। लोगों को डर हो जाता है कि कहीं उनके अंग गलत हाथों में न चले जाएं। पारिवारिक सहमति भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। जब कोई अंगदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तब अक्सर परिवार के सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्यों के बीच अन्य इच्छा भी अंगदान को प्रभावित करती है। भारत में सिर्फ 250 अस्पताल ही नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटों से पंजीकृत हैं। कई क्षेत्रों में अंग प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक सुविधाओं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों का अभाव है, और यह कमी अंग पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण में बाधा डालती है। अंगदान के जरिए किसी दूसरे की जान बचाई जा सकती है, इसलिए निराशा के समय में उड़ीसा सरकार के कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए, और जिससे अंगदान करने वालों के परिजनों सम्मान और आप देखते हैं कि गर्व महसूस कर रहे हैं। यह कदम समाज में अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश सभी अंगदान को प्रोत्साहन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाई जाएगी। सही बात है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है उड़ीसा, चलिए उड़ीसा घुमा के लाते हैं आप लोगों को। हम लोग यहीं बैठे बैठे सब घूम लेंगे कभी। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखें ये भारत है, ये आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। जरूर याद रखा करिएगा उड़ीसा के बारे में। 147 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा में आप देखेंगे 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें हैं। चलिए, ये आप देखें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये आप देखेंगे क्या है आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ भी कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। ये चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार भारत, ये भी अच्छा आर्टिकल है, देख लीजिएगा। याद देखिए, 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने मानव इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन किया, और इसका नाम था औद्योगिक क्रांति, और इसने समाज के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया में एक बड़ा परिवर्तन किया। इसी औद्योगिक क्रांति का फायदा उठाकर यूरोप ने संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव में लेते हुए उपनिवेश बना लिया, और इस औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत ब्रिटिश गुलामी के कारण इसका लाभ लेने से वंचित रहा। इसी तरह 1870 में प्रारंभ होकर प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के तक चले द्वितीय औद्योगिक क्रांति के अवसर को भी देश ने अपनी गुलामी में खो दिया। पहली औद्योगिक क्रांति का आधार कोयला और भाप शक्ति थी, जो दूसरी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व विद्युत और खनिज तेल से किया। इन दोनों औद्योगिक क्रांतियों के अवसर चूकने के साथ भारत निर्णायक रूप से यूरोपीय शक्तियों से पिछड़ गया। 1947 में देश को आज़ादी मिलने के साथ ही उसी वर्ष बेल लैब्स अमेरिका में पहले सफल ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ। कंप्यूटर युग के आगाज के साथ तृतीय औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। भारत ने इस औद्योगिक क्रांति को हाथों हाथ लिया, और इस औद्योगिक क्रांति में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए पूरी दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। इस औद्योगिक क्रांति ने भारत के भीतर एक बहुत बड़े सेवा क्षेत्र का निर्माण किया, परंतु भारत तकनीकी श्रेष्ठता, कुशल वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण अपने वास्तविक सामर्थ्य का प्रदर्शन ना कर सका। और आप देखेंगे कि परंतु वर्तमान दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों पर आधारित चौथी औद्योगिक क्रांति का आगाज हो रहा है, जिसमें भारत के पास अभूतपूर्व स्वर्णिम अवसर है। लिहाजा देश पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। चौथी औद्योगिक क्रांति तमाम उन्नत तकनीकों के विलय एवं केंद्रीकरण का योग है। इन तकनीकों का विलय सभी भौतिक, जैविक और डिजिटल विभाजन को समाप्त कर देगा। एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, 3D पेंटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग के एकीकृत संयोजन के
द्वारा एक ऐसे तकनीक आधारित डिजिटल इकोसिस्टम का विकास होगा जो संपूर्ण विश्व की दशा और दिशा को बदल कर रख देगा। वस्तुतः एआई किसी भी मशीन को सीखने, तर्क करने, निर्णय लेने एवं मानवीय व्यवहार की नकल करने में सहयोग करता है। इसका महत्वपूर्ण अंग मशीन लर्निंग है, जो स्वास्थ्य से लेकर आप देखिए आर्थिक क्षेत्र तक में क्रांति कर सकता है। इंटरनेट का थिंग्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए तमाम उपकरण जो एक दूसरे से संचार स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, और यह सुविधा विविध सेक्टरों के बीच दक्षता, सुरक्षा एवं सुविधा बढ़ाने के लिए क्रांति कर सकता है। रोबोटिक्स एक ऐसी विधा है जो मशीनों को इस प्रकार संचालित कर सकता है कि वह तीव्रता के साथ दक्षता स्थापित कर मानवीय सीमा से अधिक सटीकता से कार्य संपादित कर सके। विनिर्माण से लेकर स्वास्थ्य तक रोबोटिक्स उत्पादन से लेकर दक्षता तक अपना विशेष प्रभाव पैदा कर रहे हैं। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक विकेंद्रीकृत माध्यम है। क्रिप्टो करेंसी, अभूत श्रृंखला, डिजिटल पहचान सत्यापन जैसे कई क्षेत्रों में इसका उपयोग विशिष्टता के साथ हो रहा है। 3D पेंटिंग का उपयोग बिल्डिंग निर्माण, अंग निर्माण तथा एरोस्पेस जैसे कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत की बढ़ती हुई एंटरप्रेन्योरशिप संस्कृति बड़ा योगदान करेगी। भारत जिस प्रकार से आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में उद्यमशीलता भी तेजी से आगे बढ़ेगी। वैश्विक एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की भारत आधारित रिपोर्ट 2021 में भारतीय उद्यमिता में विशेष प्रगति देखी गई है। 18 से 64 आयु वर्ग के 14.4% लोग ऐसे हैं जो अपना नया उद्यम शुरू कर रहे हैं। भारत में इंटरप्रेन्योर गतिविधि हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारण मोदी सरकार के ऐतिहासिक सुधार एवं योगदान है। सरकार द्वारा नए उद्यमों को दिए जा रहे आर्थिक सहयोग, सीड कैपिटल में इसमें अहम योगदान दिया है। और उल्लेखनीय है कि जनवरी 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ किया गया, ताकि इसमें 19 सूत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा सहयोग योजनाओं तथा इनिशिएटिव के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम को निर्मित किया जा सके। सरकार के द्वारा स्टार्टअप स्कीम हेतु 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्कीम भी लाया गया। इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी DPIIT एवं ऑपरेटिंग एजेंसी सिडबी है। इस स्कीम ने न केवल विकसित होते स्टार्टअप को पूंजीगत सहयोग किया, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने में मदद भी की। इस तरह से विदेशी पूंजी निवेश पर निर्भरता को घटाते हुए नए वेंचर कैपिटल फंड को उत्साहित किया जा रहा। और विशाल जनसंख्या एवं बाजार। चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रभावी भूमिका अदा करने के लिए भारत के पास एक विशाल जनसंख्या एवं बाजार उपलब्ध है। बड़ी जनसंख्या के कारण भारत में कार्यकुशलता, विचारों तथा अवधारणाओं के विविध का एक बड़ा समूह उपलब्ध है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक नवाचार एवं रचनात्मकता के लिए एक सुरक्षित एवं कार्यकुशल समूह की आवश्यकता है, जिसे भारत आसानी से पूर्ण कर सकता है। भारत की लगभग आप देखिए 33% कितना, भारत की 33% जनसंख्या 20 से आप देखिए 33 साल के आयु वर्ग की है। इस युवा वर्ग के कारण भारत बड़ी कुशलता से चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए वर्कफोर्स की आपूर्ति कर सकता है। बड़ी जनसंख्या में आप देखें विविध भूगोल और संस्कृति के माध्यम से भारत सूचनाओं का एक बड़ा माध्यम बनेगा, जो डाटा एनालिटिक्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस डाटा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में ऑटोमेशन एवं निर्णय प्रक्रिया आधारित सेवाओं के विकास में बहुत सहयोग मिलेगा। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती। चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने हेतु किसी भी देश को एक बेहद मजबूत पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। भारत इस मामले में अग्रणी है। भारत का पहला पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधार के रूप में प्रारंभ किया गया था। अभी तक लगभग 1.4 अरब आधार नंबर निर्गत किए जा चुके हैं। इसके बाद DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा का प्रारंभ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया। आज देश के 53 सरकारी मंत्रालयों के अंतर्गत चलने वाली 300 से अधिक स्कीमों में इनका प्रयोग हो रहा है। DBT के माध्यम से 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को भेजी जा चुकी है। इस क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई एक नई व्यवस्था UPI के रूप में पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर रही है, और इसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और आज यह डिजिटल भुगतान के लिए संसार की सबसे लोकप्रिय व्यवस्था बन चुकी है। अक्टूबर 2021 में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना PM गति शक्ति के नाम से प्रारंभ की गई। इसके द्वारा एक एकीकृत और योजनाबद्ध अवसंरचना का विकास करके लॉजिस्टिक्स कीमतों में प्रभावी रूप से कमी लाई जा रही सकेगी, और 100 लाख करोड़ रुपए की इस महाकाय परियोजना के द्वारा वैश्विक बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा किया जा सकेगा। PM गति शक्ति हेतु एक एकीकृत पोर्टल बनाया गया, जो 16 केंद्रीय मंत्रालयों की विभागीय योजनाओं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करने का कार्य करता है। उड़ान रेल नेटवर्क के विस्तार की योजना, भारतमाला, सागरमाला जलमार्ग एवं भारत नेट जैसे
बेमिसाल परियोजनाओं को गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत ही क्रियान्वित किया जाएगा। वर्ष 2017 में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज शेयरिंग को प्रारंभ किया गया है, जो ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स पर बना हुआ यह प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक, लर्निंग टूल्स और डिजिटल कंटेंट आदि उपलब्ध कराएगा। नवाचार के लिए एक नए कदम। वैश्विक आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार नवाचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के साथ वैश्विक साझेदार एवं प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी सभी संभावनाओं पर कार्य कर रही है। वर्तमान में भारत द्वारा अपने जीडीपी का 0.7% का ही अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है, जबकि अमेरिका, चीन, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया अनुसंधान पर अपने जीडीपी का 2 से 5% खर्च करती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल संसद में लाया गया। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि अनुसंधान एवं विकास के एक सिस्टम में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय को भी शामिल किया जाए। सरकार उच्च शिक्षा के मानकीकरण पर कार्य कर रही है ताकि वैश्विक मांग के अनुरूप कुशल लोगों की आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए सुरक्षा नीतियों एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव जैसे कई अहम बिंदु हैं, और जहां मोदी सरकार वैश्विक मानकों पर एक सकारात्मक वातावरण बनाने हेतु प्रयासरत है। उपरोक्त सभी बिंदु सिद्ध करते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का अगुवा बनकर विश्व मंच में उपस्थित होगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरह के पढ़ना है आपको। भागो भागो नेता आ रहे हैं, खरी खरी तंज कसा जाता है। नेह का नाता सोनिया बिन रायबरेली, ये अब राज्यसभा चली गई ना, रायबरेली से लोकसभा सदस्य हुआ करती थी। धरातल पर दिख रहा है बदलाव। विकास परियोजनाओं को गांव तक पहुंचाने में जुटे विष्णुदेव राय, एक ग्रामीण से बात, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल है, सुझाव है तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए और जी तोड़ मेहनत करिए, और डेली अपना रिकॉर्ड तोड़िए। आज 6 घंटे, कल 7 घंटे, परसों 8 घंटे। बढ़ते जाना है, कम नहीं होना है आपको। ठीक है।